नमस्कार साथियों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आपके आरपीएफ एसआई एग्जाम में तथा एनटीपीसी एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज से कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं और आपको उन सवालों को किस तरीके से हल करना है ताकि आपके करेक्ट आंसर निकले, राइट? चलिए साथियों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आज की क्लास आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है, जिसमें शामिल है। तो नए सुप्रीम कोर्ट के नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो हमें वो बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अशोक चक्र। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का भवन शामिल है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है संविधान की पुस्तक शामिल है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है उपयुक्त सारी चीजें शामिल है। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर, ये करंट का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि उपयुक्त सारी चीजें शामिल है। तो अशोक चक्र भी है, सुप्रीम कोर्ट भवन भी है और संविधान पुस्तक भी है, राइट? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो करंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो करंट के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान से पढ़ना। ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हमको बताना है कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है 23 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन है 27 अगस्त को। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 20 अगस्त को और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 1 जुलाई को। तो ये भी, इसका भी अगर करेक्ट आंसर आपको पता होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो हमारी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, यानी कि 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट स्पेस डे मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण है कि और क्यों मनाया जाता है तो इसका कारण आपको ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हुआ था, राइट? ये आपको महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर लैंड हुआ था, तो दक्षिण ध्रुव में। और जहाँ पर उतरा था उसका नाम है शिव शक्ति बिंदु, आपको ध्यान में रखना है, शिव शक्ति बिंदु। चलिए साथियों, अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है ये भी। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मदर टेरेसा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में आपको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था, फर्स्ट भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था, तो आपको साहित्य में मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साहित्य में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करेंगे तो आपको 1930 में मिला था। और किसके लिए, तो फिजिक्स में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा की बात करेंगे तो आपको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1979 में। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, फर्स्ट महिला थी भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, राइट? चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमको दे रखा है, निम्न में से एक दंड विधेयक की विशेषता नहीं होती है। दंड विधेयक की विशेषता कौन सी नहीं है, वो हमको निकालना है। ऑप्शन एक दे रखा है, दंड विधेयक केवल मंत्री प्रस्तुत करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि दंड विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, दंड विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि दंड विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमें गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा गलत कथन है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त होती है और राज्यसभा को कम शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। मंत्री प्रस्तुत करते हैं तो हाँ, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है तो हाँ, और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जा सकती। और ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग कथन है, राइट? चलिए साथियों, अगला सवाल आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कोसी नदी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ब्राह्मणी नदी। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए।
तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, कोसी नदी की बात करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो कोसी नदी बिहार का शोक इसको कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है, राइट। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तीनों महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपको दे रखा है कि नाथुला दर्रा स्थित है, तो दर्रा कहाँ पे स्थित है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कश्मीर और तिब्बत के मध्य में स्थित है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि पंजाब और कश्मीर को जोड़ता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि लोकेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कश्मीर और तिब्बत के मध्य में जो दर्रा है उसका नाम है काराकोरम दर्रा, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। कश्मीर और तिब्बत के मध्य में स्थित है काराकोरम दर्रा। और अगर बात करेंगे चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में कौन सा दर्रा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यांग्याप दर्रा नाम है, राइट। यांग्याप दर्रा। तो ये तीनों आपको महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए, आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो हमें बताना है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है गोदावरी नदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है महानदी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कृष्णा, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कावेरी नदी। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी अगर बात करेंगे तो इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं, तो ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वृद्ध गंगा नदी किसको कहा जाता है, या फिर दक्षिण गंगा नदी किसको कहा जाता है, दक्षिणी गंगा नदी किसको कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक के निकट एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, राइट। ये महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपको दे रखा है, गुलाम वंश के संस्थापक थे, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक इनमें से कौन था वो हमको बताना है। तो संस्थापक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, राइट। तो देखिए साथियों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और आपके एग्जाम के लिए मेडिवल हिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनकी एक उपाधि आपको ध्यान में रखनी है, इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, राइट। लाख बख्श भी इनकी उपाधि थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है, जेड बी ए डब्ल्यू बना, वाई ए बी वी बना, एक्स जेड सी यू बना, और यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पर हम निकालेंगे कि कौन सा वर्ड बनता है, और उसके बाद में बना वी एक्स ई एस, राइट। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज बनी कैसे है। तो सबसे पहले z बना, z से y बना, y से x बना, और x से अगला वर्ड कौन सा बनेगा वो हम निकालते हैं। तो देखिए कि यहाँ से सब में से एक एक कम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर सब में से एक एक कम हो रहा है, यानी कि एक माइनस हो रहा है। z से ठीक पहले आता है y, y से ठीक पहले आता है x, और x से ठीक पहले कौन सा वर्ड आता है, तो x से ठीक पहले आता है w, यानी कि पहला वर्ड जो हमने निकाला वो है w, राइट।
अगला देखिए कैसे बना, तो बी से बना ए से बना जेड, जेड से ठीक पहले कौन सा वर्ड आता है, तो जेड से ठीक पहले आता है वाई। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। आगे देखिए ए से बी बना, बी से सी बना, सी से अगला वर्ड कौन सा आएगा, तो अगला वर्ड आएगा डी, करेक्ट। तो इस तरीके से निकालना है। और आगे देखिए कि डब्ल्यू से बना वी, और वी से बना यू, और यू से ठीक पहले कौन सा वर्ड आता है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो यू से ठीक पहले आता है टी, करेक्ट। यू से ठीक पहले आता है टी। तो हमारी इस सवाल का राइट आंसर होगा वाई, डब्ल्यू वाई डी टी, राइट, डब्ल्यू वाई डी टी। और ऑप्शन नंबर 2 में हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको इस तरीके से ऐसे सवाल को हल करना है। आप बना करके भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर टाइम अधिक खर्च होता है, तो आपको इस टाइप से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से ऐसे सवालों को हल करना है। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 हमको दे रखा है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है हीराकुंड बांध। एक सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ऑप्शन दे रखा है पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ओडिशा, राइट। तो हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ से बनता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है, राइट। सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। एक इसकी विशेषता ये आपको ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट और यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये का ये क्वेश्चन बने। और अगला सवाल बनेगा कि कौन सी नदी पर बना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महानदी पर बना है। महानदी पर बना है हीराकुद बांध। कौन से शहर के किनारे है, तो संबलपुर शहर के किनारे है। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ये सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, राइट। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपको दे रखा है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हमें बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन देखिए लेक वॉन, ऑप्शन नंबर 2 विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है लेक इरी, ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है मिशिगन, राइट। तो ये डायरेक्ट आपको सवाल याद रखना है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम है विक्टोरिया झील, करेक्ट। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। और विश्व ज्योग्राफी से आपके इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखें। चलिए साथियों अगला सवाल देखते हैं। चलिए साथियों अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है, क्या राज्यसभा का विघटन सदस्यों की कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किया जा सकता है। यानी कि राज्यसभा का विघटन हमको करना है। ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दे रखा है कि हाँ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आपको दे रखा है कि हाँ 3 वर्ष के बाद हो सकता है, यानी कि हर 3 वर्ष के बाद में राज्यसभा का पुनर्चुनाव होता है। और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखा है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पास करने पर राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। हर 5 वर्ष के अंतराल में लोकसभा विघटित होती है, राइट। और उसके हम लोकसभा के दोबारा चुनाव में हम भाग लेते हैं। लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, कभी विघटित नहीं होता। ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, 1 बना 27 बना 125 बना 343 बना और रिक्त स्थान को दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है, राइट। तो हमको निकालनी है। ऑप्शन आपको दे रखा है कि 8 आएगा, 64 आएगा, 216 आएगा, या फिर 729 आएगा, राइट। तो हम करके देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है बनी कैसे है। तो जब आप इस 27 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 27 जो होता है 3 का घन होता है, राइट। और अगर 125 की बात करेंगे तो 125 5 का घन होता है, राइट। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ एक घन की सीरीज हो सकती है। तो करके देख लेते हैं। तो एक का जब आप क्यूब करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1, करेक्ट। 3 का आप क्यूब करोगे यानी कि 3 × 3, 3 × 3 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 27, करेक्ट। ये बनेगा 27। अगर 5 का क्यूब करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 125, 5 × 5 करोगे तो 125 आएगा। 343 का क्यूब आपको मैक्सिमम नहीं पता होता है, तो 343 होता है 7 का, यानी कि 7 × 7 का आप करोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा वो 343 आएगा। और यहाँ से हमको एक चीज पता चल रही है कि सबसे पहले विषम संख्या है, उसके बाद में भी विषम संख्या, उसके बाद में भी विषम संख्या,
और 7 भी एक विषम संख्या होती है, यानी कि ये जो सीरीज बनी है वो विषम संख्याओं के गण की सीरीज है, करेक्ट, राइट। 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है। तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो 9 का आप क्यूब करोगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 729, और यही हमारा राइट आंसर होगा। 729 इज करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपको जल्दी से वहाँ पे पता लगाना है। लेकिन वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, ये थोड़े थोड़े आपको पता होना चाहिए ताकि आपको सवालों को करने में आसानी हो, राइट। तो इस टाइप से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे गण का सवाल दिया है तो वहाँ पर आपको वर्ग का सवाल भी दिया जा सकता है, प्लस माइनस का सवाल भी दिया जा सकता है। किसी संख्या में हमें भाग देकर भी ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें हमें भाग देना पड़े, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, एक एक दो दो क्वेश्चन आपको सभी के ट्राई करने हैं ताकि आपके एग्जाम की एक बेहतर तैयारी हो जाए। चलिए साथियों, ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 14 आपको दे रखा है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री रह सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, राइट, न तो वो राज्यसभा का मेंबर है, ना ही वह लोकसभा का मेंबर है, राइट। और उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको क्या किया कि मंत्री बनवा दिया, राइट। ये सारी पावर, मंत्री बनाना सारी पावर किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, तो राष्ट्रपति उनको मंत्री बना देते हैं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, उसको मंत्री बना दिया है। लेकिन मंत्री बनने के लिए एक शर्त होती है कि उसे या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, राइट। तो फिर भी उसे मंत्री बना दिया गया है, तो उसको कुछ टाइम मिल जाता है कि तो उसको कुछ टाइम मिल जाता है ताकि उसके अंदर वो अब उस अब उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कुछ समय मिल जाता है, कुछ तय समय मिल जाता है ताकि वह या तो लोकसभा का मेंबर बन जाए या फिर वह राज्यसभा का मेंबर बन जाए। तो उस टाइमलाइन के बारे में हमको सवाल पूछा है, तो हमारी सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो 6 महीने किसी व्यक्ति को मिलता है जो कि न तो लोकसभा का मेंबर है और न ही राज्यसभा का मेंबर है, मंत्री बन जाता है, तो उसको 6 माह का टाइम मिलता है ताकि वह किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले, राइट। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपको अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 15, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट कहाँ पे पेश होता है ये सबको पता होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन एक आपको दे रखा है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दे रखा है कि किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है कि राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये करीब करीब सब लोगों को पता है कि बजट जो होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं साथियों। चलिए साथियों, अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जेएनयू का प्रधान बना। यानी कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो जैन संघ के प्रधान व्यक्ति कौन बने थे, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, ऑप्शन एक आपको दे रखा है सुधर्मन, दूसरा ऑप्शन है दर्मन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है प्रदुरमन और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है यशोवर्मन। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सुधर्मन, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन और यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वो भी देखिए। एक क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है, राइट। एक क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी के फर्स्ट शिष्य कौन बने थे। ये भी आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फर्स्ट शिष्य कौन बने थे। और एक और सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि एक और सवाल आपके एग्जाम के लिए बनता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, राइट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, इन सवालों के आंसर क्या है, तो उनकी पुत्री का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उनकी जो फर्स्ट शिष्य बने थे उनका नाम है, उनके जो दामाद थे उनके दामाद का नाम था जामाली, यही उनके प्रथम शिष्य बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट।
एक और सवाल जो मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चंपावती। करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, चंपावती। एक उनकी पुत्री की बात करेंगे तो उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रियदर्शना उनकी पुत्री का नाम है। तो ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, एक दो बार आप इनको प्रैक्टिस करिए कि आपको अच्छी तरीके से सवाल बन जाए। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। तो सवाल दे रखा है, ताबूत में समाधान का साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि समाधान की साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं वो हमको बताना है डायरेक्टली, अगर सवाल कहें तो ऑप्शन देखिए, और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें हमको मिली है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़ से, और फोर्थ ऑप्शन है हड़प्पा से। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अति महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। राइट, तो हड़प्पा से हमें शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, लोथल से कौन कौन सी चीजें मिली है, और रोपड़ से हमको कौन कौन सी चीजें मिली है। राइट, तो देखिए मोहनजोदड़ो से हमको मिला है पशुपति शिव की मूर्ति। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है, पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो हमको मिली है मोहनजोदड़ो से। एक और कौन सी चीज मिली है, तो स्नानागृह के सबूत भी हमको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। राइट, के सबूत भी हमको मोहनजोदड़ो से मिले, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि लोथल से कौन कौन सी चीजें हमको मिली है। तो अब हम देख ले, तो लोथल से हमको मिलता है, वो हमको ध्यान रखना है, एक बड़े बंदरगाह के अवशेष हमको मिलते हैं लोथल से। राइट, एक बड़े बंदरगाह हमको मिलता है लोथल से। ये आपको महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान में रखने हैं, दो और क्वेश्चन। राइट, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, स्नानगृह मिला है, दानागृह मिला है, और लोथल से हमको एक बड़े बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं। राइट, और शवाधान के सबूत हमको कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा से मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहता है। तो चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। ये जो सवाल है आपके दिशा ज्ञान से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है, सौरभ अपने घर से जो कि, जिसमें उसका दे रखा है कि उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है, सीधा निकलकर कुछ दूरी चलता है, अब वह बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तक चला है, और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ऐसा हमको सवाल पूछा गया है। दिशा ज्ञान से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। राइट, तो देखिए कौन कौन सी दिशाएं होती है, तो ये वाली जो दिशा होती है वो होती है पूर्व दिशा, ये वाली दिशा पश्चिम दिशा होती है, ये वाली दिशा उत्तर दिशा होती है, और ये लास्ट आपकी दक्षिण दिशा होती है। करेक्ट, अब देखिए कि इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। तो हमको बताया गया है कि सौरभ अपने घर से, जिसमें उसका जो मुख है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। राइट, तो देखिए कि इस सवाल को हल कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले देखना है कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है। तो ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली दिशा है उत्तर, ये वाली दिशा है पूर्व, यानी कि उसका जो मुख है वो इस दिशा में होगा। करेक्ट, चलिए आगे देखते हैं कि सीधा निकलकर कुछ दूरी तय करता है, तो इस तरफ वह चला कुछ दूरी तक, अब वो बाईं ओर, तो ये वाली दिशा होगी उसकी बाईं दिशा, ये वाली दिशा होगी उसकी दाईं दिशा, तो बाईं तरफ वह चला है वो कुछ दूरी तक, तो ये मान लेते हैं कि इतनी दूर तक वह चला है। राइट, अब देखिए पुनः बाईं ओर मुड़कर, तो वापस से वो बाईं दिशा में मुड़ा, तो ये वाली दिशा होगी उसकी बाईं दिशा। करेक्ट, तो इस तरफ चला वह कुछ दूरी तक, और हमें क्वेश्चन पूछा है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए ये वाली जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, तो हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। राइट, तो इस तरीके से आपको जो भी दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको सरल करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको दिशाओं का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। राइट, चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन जरूरी जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी आप कितनी ही कोशिश कर लेते हैं तो इस सवाल को सरल नहीं कर पाएंगे। राइट, तो देखिए कि इस ऐसे जो सवाल होते हैं उनको कैसे हल करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमको दे रखा है, रिक्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है वो हमको निकालना है। तो देखिए कि इस संख्या से पहले तो ये वाली संख्या कैसे बनी, और उसके बाद में हमको देखना है कि इस संख्या से कौन सी संख्या बनेगी। राइट, तो देखिए कि हम देखते हैं कि इस संख्या से ये वाली संख्या कैसे बनी। हो सकता है कि वहाँ पे
जोड़ हुआ हो सकता है कि वहाँ पे गुणा हुआ, राइट। तो हमको दोनों करके देखने हैं। तो देखिए कि इस संख्या से ये वाली संख्या कैसे बनी है। तो हम पहले करते हैं इन सब की जोड़ करके देखते हैं, यानी कि 1+1+5+2+9, करेक्ट। 9 और 2 11, 11 और 5 होते हैं 16, 16 और 1 17 और 1 18, करेक्ट। तो इस सब का आप योग करोगे तो आपके पास बनेगा 18। अब देखते हैं कि इस संख्या का योग कितना बनता है। तो हम देखते हैं कि 7+2+1+3+5, करेक्ट। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 7 ये भी 18 बनते हैं। उसी तरीके से यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है 18 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी जैसा इस संख्या का योग बनेगा वैसा का वैसा इस संख्या का भी हमको निकालना है, राइट। तो देखिए करके देखते हैं। तो 5 और 1 होता है 6। देखिए कि इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए 1 और 5 +2 +9 +4 +3, करेक्ट। आपको वहां पे करवा के देखना पड़ेगा जल्दी से कि कौन सा जो है इसका आंसर बन रहा है। तो देखिए जब आप इन सभी का कैलकुलेशन करोगे तो 6 और 2 होते हैं 8, 8 और 9 होते हैं 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, करेक्ट। तो इन सब का योग आ रहा है 24। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसका योग 24 बनता है, तो वो हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट। तो देखिए हम करके देखते हैं। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 3 बनता है 10, 10 और 8 18, यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए कि 6 और 2 की बात करेंगे तो 8, 8 और 7 होते हैं 15 के आसपास कुछ बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन आप देखिए कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 11। और 11 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 11 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 15। और 15 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा 24, करेक्ट। आप इन सब की योग करवा के देखिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, राइट। यानी कि 2 प्लस 1 करोगे आप, प्लस 3 करोगे, प्लस 5 करोगे, प्लस 4 करोगे, प्लस 9 करोगे, तो वहां पे भी एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट करवा के देखना है, करेक्ट। तो इन सब का योग। चलिए साथियों एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमको दे रखा है ए जेड बना, सी एक्स बना, एफ यू बना, जे क्यू बना, रिक्त स्थान पर तो कौन सा पद आएगा वो हमको निकालना है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा पद आने वाला है वो हमको निकालना है। तो देखिए आप देखिए कि हमें पहले ऑप्शन से कुछ मालूम चल रहा है कि ए के जस्ट अपोजिट में होता है जेड, राइट। देखिए कि सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे लिखना है ओ, यहाँ पे लिखना है पी, यहाँ पे लिखना है क्यू, आर, एस, टी, यू, उसके बाद में वी, उसके बाद में आएगा डब्ल्यू, उसके बाद में एक्स वाई और जेड, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एबीसीडी लिखनी है। और अगर आपको पता होता है तो अच्छी बात, नहीं तो आपको इस तरीके से लिखकर आंसर निकालना है, राइट। तो देखिए कि ए से जेड बना, यानी कि ए के जस्ट अपोजिट में वर्ड है वो जेड है, राइट। उसके बाद में देखिए कि सी के जस्ट अपोजिट में वर्ड है वो एक्स है, राइट। तो इस तरीके से सी एक्स बना। उसके बाद में आप देखिए कि एफ यू यहाँ पे चल रहा है, तो एफ के बिल्कुल अपोजिट में यू है, तो एफ से यू इस तरीके से बना, राइट। और उसके बाद में आप देखिए कि जे क्यू बना ये वाला, राइट। तो उसके बाद में जे क्यू बना, राइट। तो इस तरीके से हमारे शब्द बन रहे हैं। अगला शब्द कौन सा आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर की बात हो रही है, उसके बाद में 3 नंबर की बात हो रही है, राइट। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे 6 नंबर की बात हो रही है, राइट। ठीक है, 6 नंबर के वर्ड की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक, उसके बाद में उसने 2 ऐड किया, उसके बाद में 3 ऐड किया, अब की बार उसने 4 ऐड किया, और अब की बार हमको ऐड करना पड़ेगा 5 को, करेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब की बार जब आप 5 को ऐड करोगे तो आपके पास में वर्ड बनेगा वो देखिए। जे के बाद में पांचवा वर्ड कौन से बनेगा। तो जे के बाद में जो पांचवा वर्ड बनेगा उसकी बात करेंगे, तो जे के बाद में के, एल, एम और एन और ओ, करेक्ट। तो जे के बाद में जो पांचवा वर्ड बनेगा वो बनेगा ओ। और उसके बाद में आप देखिए कि ओ के जस्ट अपोजिट में कौन सा वर्ड आएगा, तो ओ के जस्ट अपोजिट में वर्ड है वो है एल। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इस तरीके से आपको इन सवालों को हल करना है। वापस से देखिए तो ए से जेड बिल्कुल दोनों अपोजिट में है। तो इस तरीके से आपको सभी सवालों को हल करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।